दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द हिंदू प्रीमियम वोकैब शो का वीकली रिवीजन लेने वाले हैं। इस हफ्ते में हमने जो भी वर्ड्स कवर किए थे उनका एक हम जो है वो सारे वीडियोस को मिलाकर जो है हम वो एक सिंगल वीडियोस में वो सारे वर्ड्स आज हम कवर करने वाले हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑर्डियल। दोस्तों ऑर्डियल का मतलब होता है कठिन परीक्षा, कष्टदायक अनुभव या फिर दुखद स्थिति। यानी कि ऐसे कंडीशन जहां पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपकी हार्डशिप होती है, यानी कि आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, आपको जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है। एक तरह से आप कहिए तो आप जो है वो स्ट्रगल करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डियल हम उसे कहेंगे। यानी कि कठिन परीक्षा, कष्टदायक अनुभव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरा एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा जो है वो सफरिंग वाला एक्सपीरियंस, इसे हम कह सकते हैं स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस या फिर दुखद स्थिति, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरी कंडीशन, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डियल। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्रुक। क्रुक का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति, चोर या फिर बदमाश। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो धोखा देने वाला होता है, धोखेबाज होता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो भरोसे के लायक नहीं होता है बेसिकली, या फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज हो सकता है। यानी कि धोखेबाज व्यक्ति, ये तो हम यूज कर ही सकते हैं क्रुक यानी कि, लेकिन इसके साथ साथ चोर या फिर बदमाश के कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो क्रुक इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोएक्टिव। दोस्तों प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि पूर्व योजना बनाकर काम करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करने से पहले ही प्लानिंग कर लेता है कि उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस काम को करना कैसे है। तो इस तरह की से जो व्यक्ति यानी कि पहले से प्लानिंग करता है, पहले से जो है वो योजना बना लेता है कि उसका काम किस तरह से होगा, तो उसे हम कहेंगे प्रोएक्टिव। यानी कि ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पहले प्लानिंग करके कोई काम करता है, पहले योजना बनाकर कोई काम करता है, तो उसे हम कहेंगे प्रोएक्टिव। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है फिर से सुधारना, बेहतर बनाना, नया रूप देना। इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो रिवैम्प इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आप कोई चीज़ जो है वो अगर ख़राब है, यानी कि बुरी कंडीशन में है, अगर आप उसमें सुधार करते हो, उसे सुधारते हो, तो उसे भी हम जो है वो रिवैम्प करना कह सकते हैं। किसी चीज़ को बेहतर बनाना, यानी कि वो जिस स्थिति में है उससे भी ज़्यादा उसे अच्छी बनाना, उससे भी ज़्यादा उसे जो है वो बेहतर बनाना, उसे भी हम रिवैम्प करना कहते हैं। और साथ ही साथ किसी चीज़ को नया रूप दे देना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो पूरा ही चेंज कर देना, रेनोवेट करना, रीडिज़ाइन करना, तो उसे हम कहेंगे रिवैम्प। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोस्पेक्टिव। दोस्तों प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी, संभावित, भविष्य में होने वाला। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो भविष्य में पॉसिबल हो सकती है, यानी कि जो भविष्य में की जा सकती है या फिर भविष्य में जो है वो घटित हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव हम उसे कहेंगे। यानी कि जिसका चांस होता है भविष्य में होने का। भावी या फिर संभावित का क्या मतलब हुआ कि जिसके जो है वो चांसेस होते हैं कि ये चीज़ जो है वो भविष्य में हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्यूड। दोस्तों फ्यूड का मतलब होता है लंबा झगड़ा, दुश्मनी या फिर विवाद। यानी कि जब आपका बहुत बुरा झगड़ा होता है किसी से, दुश्मनी हो जाती है, यानी कि आप जो है वो मतलब कि शत्रु बन जाते हो किसी के, यानी कि एक तरह से आप जो है दुश्मन बन जाते हो, या फिर आप में जो है वो किसी में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्यूड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से आप कहें तो कन्फ्लिक्ट होना, एक दूसरों के बीच में क्वारल होना, यानी कि झगड़ा होना या फिर विवाद होना, आर्ग्यूमेंट होना, तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्यूड का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लैक्यूना। दोस्तों लैक्यूना का मतलब होता है खामियां या फिर कमी। यानी कि बेसिकली अगर कोई काम होता है, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें अगर कोई खामी रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उस कमी को हम क्या कहते हैं, लैक्यूना हम उसे कहते हैं। यानी कि बेसिकली एक तरह का गैप होता है किसी काम में, यानी कि गैप यानी कि कोई कमी रह जाना, कोई खामियां रह जाना, तो उसे हम कहेंगे लैक्यूना।
और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फोर्ट। दोस्तों फोर्ट का मतलब होता है विशेष योग्यता, क्षमता या फिर कौशल, यानी कि टैलेंट या फिर स्किल। यानी कि किसी व्यक्ति में अगर कोई विशेष यानी कि कोई स्पेशल टैलेंट होता है, यानी कि किसी के अंदर सिंगिंग का हो सकता है, डांसिंग का हो सकता है, ड्राइंग का हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जो उसमें जो है वो बाकियों से कुछ अलग विशेष होता है, जो योग्यता होती है, जो क्षमता उसकी होती है, जो कैपेसिटी उसकी होती है, जो स्किल उसका होता है, टैलेंट उसका होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फोर्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एमिनेट। दोस्तों एमिनेट का मतलब होता है निकलना, फैलना या फिर बाहर आना, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो बाहर निकलना। ओके, किसी चीज़ का जो है वो फैल जाना, यानी कि डिस्पर्स हो जाना किसी चीज़ का, तो उसे हम कहेंगे एमिनेट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अगर कोई लाइट, यानी कि किसी कमरे से अगर कोई लाइट बाहर आ रही है, तो वो एक तरीके से बाहर निकल रही है और साथ ही साथ फैल भी रही है। क्योंकि लाइट जो है वो एक जगह ही नहीं टिकी रहती है, वो पूरी तरह से जो है वो स्कैटर हो जाती है, यानी कि डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एमिनेट होना उसे हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बाहर की ओर निकल रही है, साथ ही साथ फैल भी रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एमिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्कोलेट। दोस्तों एक्कोलेट का मतलब होता है सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्कोलेट हम उसे कहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई जो है वो सम्मान दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, कोई पुरस्कार दिया जाता है, या फिर आपकी तारीफ की जाती है, सराहना की जाती है, आपकी प्रशंसा की जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्कोलेट हम उसे कहेंगे। यानी कि आप या तो जो है वो कोई सम्मान या फिर पुरस्कार, यानी कि ऑनर के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में, या फिर कोई यानी कि कोई एक पुरस्कार होता है जैसे कि अवार्ड हो सकते हैं उसके रूप में, या फिर प्रशंसा के रूप में, यानी कि तारीफों के रूप में जो है वो, इन सभी कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो एक्कोलेट का यूज कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एसरबिक। दोस्तों एसरबिक का मतलब होता है तीखा, कठोर, यानी कि कटु। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा क्रूर होता है स्वभाव से, यानी कि बोलने में, बात करने में, या फिर उसका स्वभाव, उसका रवैया जो होता है थोड़ा तीखा मिजाज का होता है, वो थोड़ा कठोर होता है, यानी कि गुस्सैल आप उसे कह सकते हैं। या फिर अगर आप वो जब भी बोलेगा तो यानी कि कुछ जो है वो अलग ही बोलेगा, जिससे जो है वो सामने वाले को बुरा फील हो सके, यानी कि अपमानजनक फ़ील हो सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एसरबिक हम उसे कहेंगे। यानी कि उसकी वाणी हो सकती है एसरबिक, या फिर उसका स्वभाव हो सकता है। यानी कि उसके बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, यानी कि उसके बोलने का स्वर कैसा है, तीखा है, कठोर है, जो क्रूर होता है व्यक्ति, कटु होता है, यानी कि जो बिल्कुल भी जो है वो कड़वाहट में बोलता है, तो उसे हम कहेंगे एसरबिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एड्यूलेशन। दोस्तों एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ। यानी कि जब आप जो है वो किसी व्यक्ति को अपना काम निकलवाने के लिए, बेसिकली अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, आप उसके आजू बाजू घूमते रहते हो या फिर उसकी तारीफ़ें करते रहते हो बिना मतलब के, जबकि आपको उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। बस आपको आपका काम करवाने के लिए ये सब करना पड़ता है, चापलूसी करनी पड़ती है बेसिकली, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ें करनी पड़ती है किसी की, यानी कि आपको प्रेज़ करना पड़ता है, किसी को सराहना करनी पड़ती है, तो उससे हम क्या कहेंगे? एड्यूलेशन हम उसे कहेंगे। तो इसे एड्यूलेशन कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेमागॉग। दोस्तों डेमागॉग का मतलब होता है भीड़ को भड़काने वाला, उकसाने वाला। यानी कि ये स्पेशली जो है वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ये वर्ड। जो नेता बेसिकली, यानी कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, जो राजनीति से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग जो है वो जब अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है लोगों को भड़काते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लोगों में जो है वो एक तरह का डिफरेंस पैदा करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेमागॉग हम उसे कहेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो डेमागॉग का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेस्पॉट। दोस्तों डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह, यानी कि ऐसा शासक जो लोगों पर अत्याचार करता है। तानाशाह का क्या मतलब हुआ? कि जो लोगों को ऑपरेस्ट करता है, यानी कि उनका शोषण करता है, उनको जो है वो उनके साथ जो है वो अपराध करता है, अत्याचार करता है, तो ऐसे क्रूर शासक को हम क्या कह सकते हैं? तानाशाह कह सकते हैं, डेस्पॉट कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्लेक्टिक। दोस्तों एक्लेक्टिक का मतलब होता है विविधता से भरपूर, यानी कि विविध स्रोतों से चुना गया, यानी कि ऐसी चीज़ जो अलग अलग सोर्सेज से जो है वो चूज़ की गई है, या फिर उसमें जो है वो बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि जो विविधता से भरपूर है, तो उससे हम क्या कहेंगे, एक्लेक्टिक हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनन ये सॉरी इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्लैग्रेंट। दोस्तों फ्लैग्रेंट का मतलब होता है आपत्तिजनक, बुरा या फिर अनुचित, यानी कि ऐसी चीज़ जो यानी कि हेजिटेंट होती है, यानी कि जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है, जो अनुचित होती है, यानी कि उचित नहीं होती है, जो सही नहीं होती है, गलत होती है, आपत्तिजनक होती है, किसी के लिए जो है वो अपमान करने वाली हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैग्रेंट कहेंगे। जैसे कि अगर आप जो है वो किसी के ऊपर टिप्पणियाँ करते हो, किसी के लिए कमेंट्स पास करते हो, तो वो जो है वो फ्लैग्रेंट हो सकते हैं, यानी कि अनुचित हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं या फिर आपत्तिजनक हो सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लैग्रेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एफिकेसी। दोस्तों एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, प्रभाव या फिर सफल होने की क्षमता, यानी कि इफेक्टिवनेस किसी चीज़ की, यानी कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, या फिर उसकी सफल होने की क्षमता क्या है, उसके चांसेस कितने हैं, यानी कि एफिशिएंसी क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस कितना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एफिकेसी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ही जो है वो एक एग्जाम्पल भी दिया था कि योगा में जो है वो इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो जो है वो हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है। यानी कि एक तरीके से क्या हुआ कि योगा में जो है वो एफिकेसी है किस चीज़ की, तो रिड्यूस करने की स्ट्रेस को, तो उसे हम कहेंगे एफिकेसी। और इस तरीके से हम जो है वो एफिकेसी का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है गाइल। दोस्तों गाइल का मतलब होता है चालाकी, धोखा, छल, कपट, तो उसे हम कहेंगे गाइल। यानी कि जब आप किसी के साथ चालाकी करते हो, छल कपट करते हो, किसी के साथ धोखा करते हो, उन्हें धोखा देते हो, धोखे से कोई काम करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, गाइल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हेडोनिस्ट। दोस्तों हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, यानी कि जो सिर्फ सुख और आनंद को जीवन का उद्देश्य मानता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके लाइफ में और कोई गोल नहीं होता है और कोई एम नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि अपना अगर कोई जन्म हुआ है, यानी कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो वो सिर्फ सुखों को भोगने के लिए हुआ है, यानी कि किसके लिए हुआ है, तो मैं जो है वो सिर्फ इंजॉय करना चाहिए मुझे, और सिर्फ जो है वो सुख में रहना चाहिए, यानी कि बाकी मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का जन्म इसीलिए होता है। ऐसे जिसकी सोच होती है, इस तरीके से जो व्यक्ति रहता है, यानी कि जो सुखवादी होता है, जो सुख और आनंद को जीवन का उद्देश्य मानता है, उनके लिए ही जीता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेडोनिस्ट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्पैरिट। दोस्तों डिस्पैरिट का मतलब होता है असमान, यानी कि अलग अलग, यानी कि जो दो चीज़ें सिमिलर नहीं होती है, यानी कि जो जिन चीज़ों में डिफरेंस होता है, सिमिलैरिटी नहीं होती है, जो अलग अलग होती है, असमान होती है, यानी कि जिनमें आपको कोई भी सिमिलैरिटी नहीं देखने मिलेगी, सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है, जो बिल्कुल अलग होती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, डिस्पैरिट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आर्टिफाइस। दोस्तों आर्टिफाइस का मतलब होता है चालाकी, कपट, चतुराई से की गई योजना, यानी कि ऐसी ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई काम जो आप जो है वो बहुत ही क्लेवरली करते हो, चालाकी से करते हो, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा कुछ आप करते हो जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा चालाकी छुपी होती है, कोई ना कोई आपका जो है वो गलत हित छुपा होता है, या फिर आप जो है वो चतुराई से कोई योजना करते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, आर्टिफाइस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पास। दोस्तों इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, यानी कि बंद रास्ता, ऐसी सिचुएशन जिसका हल निकालना या फिर समझौता करना संभव हो जाता है, यानी कि ऐसे सिचुएशन जब आती है कि जिसका आपके पास ना हल होता है, ना सोल्यूशन होता है, और ना ही आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, या फिर कम ज़्यादा करके जो है वो आप उसे यानी कि ख़त्म कर सकते हो, तो ऐसा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। यानी कि जब आपके काम में पूरी तरह से रुकावट आ जाती है, पूरी तरह से गतिरोध आ जाता है, रास्ते हर जगह से बंद हो जाते हैं, आपके पास कोई हल निकालने का रास्ता नहीं होता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने का, समझौता करने का भी कोई रास्ता नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं इम्पैस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सटेम्पोरेनस। दोस्तों एक्सटेम्पोरेनस का मतलब होता है तात्कालिक, यानी कि तुरंत किया गया बिना किसी तैयारी के, यानी कि जो चीज़ बिना किसी तैयारी के तुरंत की जाती है। यानी कि बेसिकली अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो कोई परफॉर्मेंस है, समझिए कि आपको जो है वो स्पीच देना है, तो आप जो है वो स्टेज पर जाते हो वो भी बिना किसी तैयारी के। आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपने कोई पहले रिहर्सल नहीं किया है या फिर आपने जो है वो पहले कोई इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है। आपको जस्ट इनवाइट किया गया है और आपको जो है वो सामने जाके मन से बोलना है, वो भी बिना किसी तैयारी के। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोरेनस हम उसे कहेंगे। यानी कि आपने जो है वो एक्सटेम्पोरेनसली बोला, यानी कि आपने जो है वो बिना किसी पूर्व तैयारी के, बिना किसी तैयारी के बिल्कुल टाइम पे वो काम किया है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेम्पोरेनस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्लोर। दोस्तों इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना, गुहार लगाना, विनम्रता से कुछ मांगना। यानी कि जब जो है आप वो किसी से रिक्वेस्ट करते हो, यानी कि किसी से जो है वो बहुत ज़्यादा आप जो है वो प्यार से रिक्वेस्ट करते हो अपना काम करवाने के लिए, तो उससे हम क्या कहेंगे? इम्प्लोर हम उसे कहेंगे। यानी कि जब आप जो है वो किसी से रिक्वेस्ट करते हो, विनम्रता से बात करते हो, यानी कि प्यार से रिक्वेस्ट करते हो, तो उसे कहा जाता है इम्प्लोर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनकॉरिजिबल। दोस्तों इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असुधारणीय, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। यानी कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिस पर आप लाख कोशिशें करो लेकिन उसमें जो है वो कोई भी सुधार, कोई भी बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे इनकॉरिजिबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्योर। दोस्तों इन्योर का मतलब होता है आदत डालना, कठिन परिस्थितियां, दर्द, कठिनाइयां सहन करने की आदत होना। अब ये आदत कैसे होती है? तो अगर कोई व्यक्ति जो कॉन्स्टेंटली किसी पर्टिकुलर फेज में रहता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कॉन्स्टेंटली रहता है, यानी कि अगर वो गरीब है तो वो गरीबी भी देखता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उसके लाइफ में आते हैं। फिर वो चाहे उसकी फैमिली के हो सकते हैं या फिर जो है वो और कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके काम को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो जो है वो ये सारी सफरिंग्स, ये सारी हार्डशिप जो है वो ये सारी कंडीशन फेस करता है। तो उससे क्या होता है कि उनको उसको जो है वो इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। अब वो रोज़-रोज़ सहन कर रहा है तो वो अपने आप को जो है वो उस चीज़ में ढाल लेता है। यानी कि वो खुद ही अपनी ऐसी आदत बना लेता है कि उसको ये सब सहन करना ही है। तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्योर हम उसे कहेंगे। यानी कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रहकर आप अपने आप को उसमें ढाल लेते हो, आप जो है वो अपने आप को यानी कि उसकी आदत लगा लेते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? इन्योर कहेंगे। आदत डालना, आदत लगा लेना, किसी भी परिस्थिति की, कठिन परिस्थिति की, दर्द की या फिर कठिनाइयों की, तो उसे हम कहते हैं इन्योर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इटिनेरेंट। दोस्तों इटिनेरेंट का मतलब होता है यात्रा करने वाला, घूमने वाला, लेकिन कैसे? तो काम के सिलसिले में घूमने वाला। यानी कि जो सिर्फ ऐसे अपने मन के लिए नहीं घूमता है, जो किसी काम के लिए घूमता है, यानी कि अपने उसका प्रोफेशन ही ऐसा होता है कि उसे घूमकर काम करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इटिनेरेंट हम उसे कहेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रैवलिंग सेल्समैन है तो वो ऑब्वियसली हर जगह ट्रैवल कर करके जो है वो अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करेगा। तो उससे हम क्या कहेंगे कि वो इटिनेरेंट यानी कि जॉब करता है, यानी कि उसकी ऐसी जॉब है जो इटिनेरेंट है, यानी कि यात्रा करने की जॉब है उसकी, लेकिन घूम-घूम कर जो है वो उसे काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ती है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ़ोरफ़िट। दोस्तों फ़ोरफ़िट का मतलब होता है खो देना, ज़ब्त हो जाना, बलिदान करना। जो चीज़ खो चुकी है, जिस पर अभी आपका अधिकार नहीं है। फ़ोरफ़िट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते हो या फिर कोई और बात हो जाती है, तो आपकी आपकी जो चीज़ आपके पास होती है, फिर वो आपकी नहीं रहती है। आपकी जो चीज़ होती है, वो किसी और की हो जाती है। यानी जब आपका उस पर से अधिकार निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ़ोरफ़िट हम उसे कहेंगे। यानी कि एक तरीके से वो चीज़ ज़ब्त की जाती है, उसका आप बलिदान भी दे सकते हो। बलिदान यानी कि अगर आप स्वखुशी से, यानी कि अपनी खुशी से कोई चीज़ किसी को देते हो, तो उसे भी हम जो है वो फ़ोरफ़िट करना कहेंगे कि आपने जो है वो किसी को दे दी वो चीज़। या फिर अगर आपने खो दी, यानी कि आपकी मर्ज़ी के बिना आपने खो दी, आपका मन नहीं था लेकिन आपने जो है वो किसी कारणवश खो दी या फिर ज़ब्त कर ली गई आपकी चीज़ें, तो उसे भी हम जो है वो फ़ोरफ़िट कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनकॉम्पिटेंट। दोस्तों इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य, असमर्थ या फिर असक्षम। यानी कि जो अनस्किल्ड होता है, जिसमें कोई जो है वो मतलब कि योग्यता नहीं होती है, जिसमें कोई जो है वो समर्थ नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं होता है, यानी कि उसमें जो है वो कोई काम करने का मतलब कि उसके पास स्किल्स नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकॉम्पिटेंट कहेंगे। यानी कि जो किसी काम में सक्षम नहीं होता है, जो किसी भी काम में जो है वो स्किल्ड नहीं होता है, वो किसी काम का नहीं होता है, बेसिकली आप ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब होता है इनकॉम्पिटेंट, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एम्बियंट। दोस्तों एम्बियंट का मतलब होता है चारों ओर फैला हुआ, या जो जो चीज़ आसपास के वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। यानी कि या तो अगर कोई चीज़ अगर चारों ओर फैल रही है तो उसे भी हम एम्बियंट कहेंगे, और अगर कोई चीज़ जो है वो आसपास के वातावरण में, यानी कि आसपास के एटमॉस्फेयर में स्वाभाविक रूप से यानी कि नेचुरली मौजूद है, तब भी हम उसे जो है वो एम्बिएंट कहेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो एम्बिएंट का यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्रम्पल। दोस्तों क्रम्पल का मतलब होता है सिकुड़ना, मरोड़ना या फिर मुड़ जाना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल जो है वो हाथ में ऐसे लेके क्रंच कर लेते हो, यानी कि उसको जो है वो सिकुड़ लेते हो, यानी कि वो चीज़ में बाद में सिलवटें पड़ जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्रम्पल होना हम उसे कहेंगे। यानी कि आपने किसी चीज़ को मरोड़ा, किसी चीज़ का मुड़ जाना या फिर किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, तो उसे कहा जाता है क्रम्पल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंसेंटिव। दोस्तों इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रेरणा, किसी काम के बदले में इनाम देना। यानी कि किसी को जो है वो एनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो हम इंसेंटिव का यूज़ कर ही सकते हैं। लेकिन अगर किसी के अच्छे काम के लिए उसे इनाम दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम इंसेंटिव कहेंगे। यानी कि इनाम क्यों दिया जाता है, ताकि उसके अच्छे काम को जो है वो उसकी सराहना की जाए, और वो आगे से इससे भी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसेंटिव का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी को जो है वो यानी कि इनाम देना, किसी को प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, तो उसे हम कहेंगे इंसेंटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सब्सटैंटिव। दोस्तों सब्सटैंटिव का मतलब होता है मूलभूत, ठोस या फिर महत्वपूर्ण। यानी कि जो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ जिसे हम प्रेसिडेंस देते हैं, यानी कि जिसे प्रायोरिटी देते हैं, जो सबसे पहले आती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है, तो उसे कहा जाएगा सब्सटैंटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है निरंतर परिवर्तन, बहाव, प्रभाव या फिर गति। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लक्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ में अगर कॉन्स्टेंटली चेंजेस देखने आपको मिलते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजेस वहाँ पर होते हैं, तो उसे हम फ्लक्स कहेंगे। देन हमारा अगला वर्ड आता है स्वेद। दोस्तों स्वेद का मतलब होता है लपेटना या फिर बांधना किसी चीज़ को। यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी दूसरे कपड़े से या फिर किसी और वस्तु से लपेटना, उसे बांधना, तो उसे हम कहते हैं स्वेद। जैसे कि आपको जब कोई घाव, यानी कि कोई आपको आपको अगर कोई लग जाती है कोई चीज़, यानी कि आपको जो है वो इंजर्ड अगर आप हो जाते हो, तो आपकी जो है वो पट्टी करी जाती है, यानी कि बैंडेज आपको लपेटी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वेद करना हम उसे कहेंगे। तो ये एक तरीके से जो है वो इस वर्ड का यूज़ करना हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्वेद का यूज़ कर सकते हैं, और याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परकोलेट। दोस्तों परकोलेट का मतलब होता है छानना, धीरे धीरे रीसना या फिर फैलना किसी चीज़ का। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो छानी जाती है, धीरे धीरे उसका रिसाव होता है, तो उससे हम कहेंगे परकोलेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेक्यूपरेट। दोस्तों रेक्यूपरेट का मतलब होता है स्वस्थ होना, ठीक होना या फिर भरपाई करना, यानी कि रिकवर होना बेसिकली। तो उसे हम कहेंगे रेक्यूपरेट, या फिर किसी चीज़ की भरपाई करना, तो उसे भी कहा जाता है रेक्यूपरेट। ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्ट्रवेंशन। दोस्तों कॉन्ट्रवेंशन का मतलब होता है उल्लंघन, विरोध, किसी नियम कानून का आदेश का पालन ना करना। यानी कि जब जो है वो आप किसी नियम कानून के खिलाफ जाते हो, उसका उल्लंघन करते हो, विरोध करते हो, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रवेंशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंसिनरेट। दोस्तों इंसिनरेट का मतलब होता है जला देना, राख बना देना। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो जलाकर राख बना देना, तो उसे कहा जाता है इंसिनरेट।
देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टायरनी। दोस्तों टायरनी का मतलब होता है निर्दय शासन, तानाशाही, अत्याचारपूर्ण नियंत्रण। यानी कि ऐसा शासन, ऐसी जो यानी कि डिक्टेटरशिप जिसे आप कह सकते हो, यानी कि ऐसा शासन जिसमें जो है वो लोगों का ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि उनका शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे टायरनी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टेचर। दोस्तों स्टेचर का मतलब होता है प्रतिष्ठा या फिर सम्मान, यानी कि रेप्यूटेशन, प्रेस्टीज जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे कहा जाता है स्टेचर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मोडालिटीज। दोस्तों मोडालिटीज का मतलब होता है तरीका, प्रणालियाँ, विधि, किसी काम को करने का तरीका, यानी कि टेक्निक जिसे हम कहते हैं ना, तो उसे कहा जाता है मोडालिटीज। यानी कि किसी काम को करने का तरीका, तो उसे कहा जाएगा मोडालिटीज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हुलिगैनिज्म। दोस्तों हुलिगैनिज्म का मतलब होता है गुंडागर्दी, अशांति फैलाना, तोड़फोड़ करना, तो उसे कहा जाता है हुलिगैनिज्म, यानी कि मिसबिहेवियर करना। तो उससे हम क्या कहेंगे, हुलिगैनिज्म उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेल्ट। दोस्तों पेल्ट का मतलब होता है मारना या फिर फेंकना, यानी कि किसी चीज़ को जब आप फेंकते हो तो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, यानी कि एक तरीके से वो मारना भी हुआ और फेंकना भी हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेल्ट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेप्रोचेबल। दोस्तों रेप्रोचेबल का मतलब होता है निंदनीय, दोष लगाने योग्य, यानी कि ऐसी चीज़ जो यानी कि क्रिटिसाइज करने लायक होती है, जो बुरी होती है, यानी कि जिसे देखने के बाद जो है वो हर कोई बुरा ही बोलेगा, हर कोई जो है वो उसे दोष ही लगाएगा, उस पर दोष ही लगाएगा, या फिर हर कोई उसे क्रिटिसाइज करेगा, उसे जो है वो ब्लेम वर्दी मानेगा, यानी कि उसे जो है वो दोष लगाने लायक मानेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेप्रोचेबल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्यूराइल। दोस्तों प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना, यानी कि मूर्खतापूर्ण, यानी कि बच्चों जैसा व्यवहार करने वाला, यानी कि जो इमेच्योर होता है, जिसमें मेच्योरिटी नहीं होती है, जो बचकाना होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्यूराइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेरिसिव। दोस्तों डेराइसिव का, या इससे डेरिसिव या फिर डेराइसिव दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। इसका मतलब होता है अपमानजनक या फिर तिरस्कारजनक, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो अपमानजनक होती है या फिर तिरस्कारजनक होती है, तो उसे हम कहेंगे डेरिसिव या फिर डेराइसिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फरवर। दोस्तों फरवर का मतलब होता है जोश, उत्साह, तीव्रता, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो जोश होना, बहुत ज़्यादा उत्साह होना, एक तरीके से जो है वो खुशी के कॉन्टेक्स्ट में भी उसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे फरवर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिथर। दोस्तों डिथर का मतलब होता है हिचकिचाना, अनकंफर्टेबल होना, यानी कि जब जो है वो थोड़ा आप हेजिटेंट फील करते हो, यानी कि अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो उसे हम कहेंगे डिथर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है एजीज। दोस्तों एजीज का मतलब होता है संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा या फिर मार्गदर्शन, यानी कि किसी को जो है वो गाइडेंस देना या फिर किसी को प्रोटेक्शन देना, तो उसे हम कहेंगे एजिस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छे से समझ भी आया हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।